जोंग दादी बेकज की निगरानी में अवरोध बनाने का अभ्यास भी करती है। रात होने पर वो एक बार फिर उनके लिए भोजन लेकर आती है। लेकिन एक दिन वो नेता जोंगयोंग की बात छुपकर सुन लेती है और उसके असली इरादों का पता चलता है। वो वान और गंगन को सिर्फ हत्या करने वाली मशीनों में बदलना चाहता है, जिन पर लगातार नरसंहार का बोझ हो। इसे रोकने के लिए वानजोंग को जल्दी से अवरोध बनाने की कला में निपुण होना होगा ताकि वो राक्षसों को सील कर सके। लेकिन तब तक उसके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो इन लड़कों पर ही भरोसा करे ताकि वे राक्षसों का सफाया कर सकें। इस क्रूर भाग्य को स्वीकार न कर पाने के कारण वानजोंग चुपके से वान और गंगन को आजाद कर देती है। लेकिन भागते समय वानजोंग गिर जाती है और बेहोश हो जाती है क्योंकि वान के काटने के घाव से वो आगे नहीं बढ़ पाती। मजबूर होकर वान उसे वापस मंदिर ले जाता है। जब वानजोंग को होश आता है तो उसे एहसास होता है कि उसके कार्यों से हालात और भी खराब हो गए हैं। वो निश्चय करती है कि अब वो अपने भाग्य से नहीं भागेगी और पूरी तरह अपने प्रशिक्षण को समर्पित कर देगी, क्योंकि अवरोध बनाना ही उन्हें बचाने का एकमात्र तरीका है। 15 साल बाद एक विशाल कामुक राक्षस लोगों पर हमला करता हुआ दिखाई देता है। वान तुरंत प्रकट होकर अपनी तलवार सीधे उस दानव के शरीर में घोंप देता है। जब वो देखता है कि वो अभी भी तड़प रहा है तो वान लगातार प्रहारों की बौछार कर देता है और उसके विशाल शरीर को चीर देता है। अंत में वो एक निर्णायक वार से उसे आसानी से समाप्त कर देता है। वहीं गंगन उसकी मदद के लिए एक उंगली भी नहीं उठाता, बल्कि वो अचानक अपनी तलवार अंतिम बचे हुए मनुष्य पर चला देता है। ये देखकर वान हैरान रह जाता है और पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन गंगन कोई उत्तर नहीं देता और चुपचाप वहां से चला जाता है। उसी रात रक्षक वानजोंग उनके कक्ष में आती है और बताती है कि पूर्णिमा की रात वो द्वीप पर एक नया अवरोध बनाएगी और उसके बाद वे दोनों अंततः स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन गंगतान उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और मानता है कि अवरोध पूरा होते ही नेता उन्हें एक औजार की तरह छोड़ देंगे। पूर्णिमा की रात आते ही रक्षक वानजोंग राक्षसों को दूर करने के लिए अवरोध स्थापित करने की अनुष्ठान प्रक्रिया शुरू करती है। वो हवा में बाधा की मोहरों का चिन्ह बनाती है और प्रकाश का एक चमकता हुआ घेरा बुलाती है। रक्षक वानजोंग अपनी शक्ति को प्राचीन पत्थर में प्रवाहित करती है और उस पर मुहर को अंकित कर देती है। उसी क्षण वान और गंगन को उनकी कोठरी से बाहर निकाल लिया जाता है और नेता जोंगरियों के सामने लाया जाता है। वो घोषणा करता है कि आज रक्षक वानजोंग बाधा का निर्माण करेगी और उसकी इच्छा के अनुसार उन दोनों को मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन पहले वो उनके शरीर और आत्मा के शुद्धिकरण का एक अनुष्ठान करने का दावा करता है। असली सच्चाई ये है कि ये तथाकथित अनुष्ठान वान और गंगतान को मंत्र चिन्हों से ढके एक भारी लोहे के पिंजरे में बंद करने से जुड़ा है। फिर वो आदेश देता है कि उस पिंजरे में आग लगा दी जाए। वो घोषणा करता है कि जब वानजोंग बाधा पूर्ण कर लेगी तब संसार से सभी बुराई समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उनके भीतर कामुक राक्षसों का रक्त है, इसलिए उन्हें इस शुद्ध की गई भूमि पर जीवित नहीं रहने दिया जा सकता। ये मानते हुए कि ये कोई गलतफहमी है, वान वानजोंग से मिलने की मांग करता है। लेकिन जोंगरियोंग उनके सामने झूठ बोलते हुए कहता है कि वानजोंग को पहले से ही इस सब की जानकारी थी और वे ही इतने मूर्ख थे कि समझ नहीं पाए। लेकिन वान इस पर विश्वास नहीं करता और सीधे उससे सुनने की जिद करता है। क्रोध से भरकर वो अपनी शक्ति का विस्फोट करता है और लोहे के पिंजरे को पूरी तरह तोड़ देता है। आग की लपटों से बाहर निकलकर वान और गंगन खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखें गहरे लाल रंग में चमक रही होती हैं और उनके चेहरे पर राक्षसी चिन्ह फैल जाते हैं। दोनों तुरंत आसपास के लोगों पर हमला कर देते हैं। वान जहां थोड़ी हिचकिचाहट दिखाता है, वहीं गंगतान बिना किसी संकोच के सभी को बेरहमी से खत्म कर देता है। एक सैनिक वान पर हथियार से हमला करता है, लेकिन वान हल्के से उसे मोड़कर वही वार हमलावर पर लौटा देता है। मरने से पहले वो सैनिक माफी बड़बड़ाता है, जिससे वान पूरी तरह भ्रमित हो जाता है। अचानक वान को वानजोंग की आवाज सुनाई देती है और उसका ध्यान भटक जाता है। उसी क्षण नेता जोंगरियों पीछे से उस पर वार करता है और उसकी पीठ में तलवार घोंप देता है। लेकिन वान शांत होकर उस हथियार को तोड़ देता है और निकाल फेंकता है। वो अपना हाथ उठाता है और उसकी राक्षस वध तलवार तुरंत उसकी मुट्ठी में लौट आती है। लेकिन इससे पहले कि वान कुछ कर सके, गंगतान आगे बढ़कर नेता योंग पर घातक वार कर देता है। दूसरी ओर रक्षक वानजोंग बाधा को पूरा करने में हिचकिचाती है। दादी बेकजू उसे जल्दी करने के लिए कहती है क्योंकि कामुक राक्षस चारों ओर फैल चुके हैं।
अब तक वान पूरी तरह अपना नियंत्रण खो चुका है और कामुक राक्षस में बदल चुका है। वो धीरे धीरे वानजोंग की ओर बढ़ता है। उसे देखकर वानजोंग स्तब्ध रह जाती है और बाधा को पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि यदि वो ऐसा करती है तो वान भी राक्षसों के साथ सील हो जाएगा। वान सिर्फ ये जानने आया था कि क्या वो सच में उन्हें समाप्त करना चाहती है। उसी समय गंगन आगे बढ़कर जोंग रियोंग की मृत्यु का प्रमाण फेंकता है और वान को कायर कहकर उसका अपमान करता है। वो वानजोंग पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन वान तुरंत उसे रोक देता है। दादी बेकजू वानजोंग को दूर खींचकर बाधा पूरी करने की विनती करती है, लेकिन उसने उन्हें बचाने का वादा किया है और वो उसे तोड़ने से इनकार करती है। इसी बीच वान और गंगतान का संघर्ष और तेज हो जाता है और वान एक जोरदार प्रहार से चट्टान से नीचे गिरा दिया जाता है। गंगतान वानजोंग की ओर बढ़ता है, लेकिन उसकी दिव्य शक्ति के तेज प्रकाश से रुक जाता है। वो उनकी अगली जन्मों में ले जाए गए कर्म और आक्रोश को शुद्ध करने में सहायता करेगी। लेकिन जैसे ही उसका प्रकाश कम होता है, गंगतान तलवार लेकर आगे बढ़ता है। उसी समय वान चट्टान से छलांग लगाकर हमला करता है और उसी घातक क्षण में गंगतान वानजोंग को ढाल बनाकर अपने सामने खड़ा कर लेता है और वान का वार सीधे वानजोंग को लग जाता है। उस दुखद क्षण में वो वान की बाहों में गिर जाती है। मरने से पहले वो वान से वादा करती है कि वो किसी भी हाल में वापस आएगी। उसके जाते ही उसके शरीर से एक तेज प्रकाश फैलता है और सभी कामुक राक्षसों को जमीन के नीचे खींच लेता है। गंगन भी आग की जलती जंजीरों में बंध कर खिंच जाता है। वान उसकी धुंधली होती देह को पकड़कर चीखता रह जाता है। कामुक राक्षस अस्थायी रूप से द्वीप की पत्थर मूर्तियों के नीचे सील हो जाते हैं और सूरज धीरे धीरे उगने लगता है। लेकिन शांति का भ्रम ज्यादा देर नहीं रहता। एक दिन एक व्यक्ति चट्टानी ढलान पर चढ़ते हुए फिसलकर एक गहरे छिपे गड्ढे में गिर जाता है। नीचे उसे एक सोई हुई आकृति दिखाई देती है और वो उत्सुकता से उसकी ओर बढ़ता है। अचानक वो आकृति जीवित हो उठती है और उस व्यक्ति का चेहरा पकड़ लेती है। एक काली भयावह धुआं फटकर निकलता है और उस व्यक्ति को पूरी तरह घेर लेता है, उसे अंदर से पूरी तरह सुखा देता है। वो आकृति और कोई नहीं बल्कि गंगन है। महान गिरजाघर में गंगन सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति की बातों पर विश्वास करने से इनकार कर देता है, लेकिन उस पंत के लिए उसका विश्वास कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इस समय गंगन ही चुना हुआ व्यक्ति है। तुरंत ही सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति अपने अनुयायियों को गंगन को पकड़ने का आदेश देता है। दानव वध करने वाली तलवार के एक निर्मम वार से वे उसकी भुजा पर भयानक चोट करते हैं, जिससे घाव से काला धुआं निकलने लगता है। अनुयायी सावधानी से उस भयावह ऊर्जा को एकत्र करते हैं जो उससे टपक रही होती है। अंततः सच्चाई सामने आ जाती है। सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति ही पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड था। वही था जिसने वर्षों पहले नेता योंगरियों को नियंत्रित किया था और वान तथा गंगन की कठोर परवरिश की योजना बनाई थी, उन्हें जीवित हथियारों में बदलने के लिए। उसका अंतिम लक्ष्य रक्षक वानजोंग को पूरी तरह मिटा देना था। लेकिन यह पूरी योजना वान और गंगन के कारण विफल हो गई। अब गंगन को फिर से जागृत करना केवल उसकी उस विफलता को सुधारने का एक तरीका है। जैसे ही वो अपनी बात समाप्त करता है, सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति एकत्र की गई ऊर्जा को जमीन पर डाल देता है। एक विशाल गहरा दरार खुल जाता है और उसकी गहराइयों से कामुक राक्षसों की अंधेरी शक्ति ऊपर उठकर गंगन को जकड़ लेती है। वो लगातार दर्द से चीखता है, जबकि वो काली ऊर्जा उसके शरीर में जबरदस्ती मिल जाती है और उसकी टूटी हुई भुजा फिर से जुड़ जाती है। सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति गंगन को एक विकृत गठबंधन का प्रस्ताव देता है और अपने पंथ को परम शक्ति तक ले जाने का वादा करता है। लेकिन गंगन को उनकी योजनाओं से कोई मतलब नहीं है। वो केवल उन लोगों को नष्ट करना चाहता है जिन्होंने उसे अंधेरे में कैद किया और उसे राक्षस की तरह जीने पर मजबूर किया। दूसरी ओर पुरोहित चान हॉक अपने भाई की मृत्यु से पूरी तरह टूट चुका है और वो दिन रात ईश्वर के सामने प्रार्थना में झुका रहता है। वो सही और गलत का अंतर भी भूल चुका है। तभी बटलर जंग वहां आता है और उसे उसके असली मिशन की याद दिलाता है कि उसे मीहो की अंत तक रक्षा करनी है। इसी बीच मीहो और वान सुजिन के घर जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि स्मारक के बाद वो पहले ही वहां से जा चुकी है। किसी और को उसके कारण कष्ट न हो, ये सोचकर मीहो एक दृढ़ निर्णय लेती है। वो सीधे दादी बागजू के पास जाती है और ये जानने की मांग करती है कि वो रक्षक वानजोंग के रूप में कैसे जागृत हो सकती है। मीहो की अटूट दृढ़ता देखकर दादी बेकजू एक रहस्यमयी दर्पण निकालती है और वान से बाहर जाने को कहती है। जब मीहो शीशे में देखती है
तो वो अचानक एक विशाल प्राचीन वृक्ष के पास पहुंच जाती है। अतीत के दृश्य उसके मन में उमड़ पड़ते हैं और उसे दर्द से भर देते हैं। जब वे वापस लौटते हैं तो वान मीहो को पूरी तरह थका हुआ देखकर दादी से सवाल करता है। दादी केवल इतना कहती है कि ये तो बस शुरुआत है। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मीहो अपना सामान बांधती है और दादी के साथ रहने लगती है। पुरोहित चान हॉक भी साथ चलने की जिद करता है। पहले वान साफ मना कर देता है, लेकिन जब बटलर जंग मीहो की परेशान करने वाली आदतों की लंबी सूची गिनाने लगता है तो वन हार मानकर उसे साथ आने देता है। वहां पहुंचकर मीहो चान ह्यूक का दादी से परिचय कराती है। वो जल्दी से पारंपरिक वस्त्र पहनती है और जब वो बाहर आती है तो उसकी सुंदरता देखकर रक्षक वान स्तब्ध रह जाता है। दादी बेगजू मीहो को एक विशाल वृक्ष के पास ले जाती है और उसे अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित करना सिखाती है। फिर वो चली जाती है और वान को मीहो का प्रशिक्षण केवल दूर से देखने की अनुमति देती है। चान हॉक उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन दादी उसे रोककर लकड़ियां काटने का काम देती है। मीहो निर्देशों का पालन करने में संघर्ष करती है और बार बार असफल होकर पूरी तरह थक जाती है। वो दूर से बैठी रहती है जबकि वान उसकी हालत देखने आता है, लेकिन लंबे समय तक बैठे रहने के कारण मीहो के पैर जवाब दे देते हैं। वो मदद के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन वान ठंडी निगाहों से उसे देखता रहता है। जब वो जाने लगता है तो मीहो उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन उसके तनावपूर्ण चेहरे को देखकर वो झिझक जाती है और खुद को संभाल लेती है। जब वो ठंड की शिकायत करती है तो वान अचानक अपना जैकेट उतारकर उसके सिर पर डाल देता है। भले ही मीहो हैरान हो जाती है, लेकिन वो उसकी इस चुपचाप देखभाल को देखकर मुस्कुरा देती है। दोनों वापस लौटते हैं तो एक मजेदार दृश्य देखते हैं। चान हॉक का चेहरा पूरी तरह कालिक से ढका हुआ होता है। रात के खाने में मीहो को स्वादिष्ट चिकन दलिया दिया जाता है, जबकि बाकी सभी को साधारण समुद्री घास का सूप मिलता है। वान और चान हॉक तुरंत विरोध करते हैं, लेकिन उन्हें चुप करा दिया जाता है क्योंकि केवल मीहो ही कठिन प्रशिक्षण कर रही है। दिन बीतते जाते हैं और मीहो वान की निगरानी में लगातार अभ्यास करती है। एक दिन वान दादी बेगजू को बेहद कमजोर हालत में घर लौटाता है। ये देखकर योंगजी बाहर दौड़ती है और पूछती है कि वो गुरु को इतने समय तक क्यों रोकते हैं। वो दादी को डांटती है कि वो हमेशा दूसरों की चिंता करती हैं और खुद का ध्यान नहीं रखती। फिर उन्हें अंदर ले जाकर खाना खिलाने ले जाती है, लेकिन जैसे ही वे खाना शुरू करने वाले होते हैं वातावरण अचानक बदल जाता है। दादी बेगजू और वान दोनों को तुरंत हवा में एक भयानक परिवर्तन का एहसास होता है। उसी समय अकेली मीहो प्रशिक्षण स्थल पर अपने शरीर में एक ठंडी सिहरन महसूस करती है। कोई उसके लिए आ रहा है। गंगतान मीहो पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। एक शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट होता है और उसका हमला तुरंत रोक दिया जाता है। यह ताकत उसके भीतर दबी एक पुरानी याद को जगा देती है और डर का ऐसा झटका देती है कि वो पीछे हट जाता है। उसी समय वान तेजी से वहां पहुंचता है और चारों ओर देखता है। चान ह्यूक भी प्रशिक्षण स्थल पर दौड़कर आता है। मीहो को हवा में तैरते देखकर वान घबराकर उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन चान ह्यूक उसे रोक लेता है। चेतावनी को अनदेखा कर वान आगे बढ़ता है, लेकिन मीहो के चारों ओर एक चमकती हुई बाधा उसे रोक लेती है। वान जबरदस्ती अपना हाथ उस बाधा के भीतर डालता है और तभी मीहो के मन में प्राचीन यादों की झलकियां उभरने लगती हैं और फिर अंततः वो बाधा टूट जाती है। वान तुरंत उसे गिरते हुए पकड़ लेता है। वो हांफते हुए बताती है कि उसे अपने अतीत का एक टुकड़ा याद आया है, भले ही वो बहुत क्षणिक ही क्यों न हो। जंगल के गहरे हिस्से में गंगन अभी भी रक्षक के जागरण से हिल गया है। बदले की भावना से प्रेरित होकर वो अपनी काली ऊर्जा को बलिदान के रूप में अर्पित करता है और पास में स्थित मूर्ति में बंद कामुक राक्षसों की मुहर को तोड़ देता है। अंधेरी शक्तियां चारों ओर फैल जाती हैं और नए शरीरों की तलाश करने लगती हैं। लोग डर के मारे भागने लगते हैं। ये सब देखकर दादी बेगजू टूट जाती है और वान आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर उसे सांत्वना देता है। वो जानती है कि यह सब गंगन का किया हुआ है। घृणा में डूबकर वो सच में एक राक्षस बन चुका है। समय कम होते देख वो वान को चेतावनी देती है कि वो मीहो के प्रति अपनी भावनाएं बढ़ने न दे। जब उसके स्मरण पूरी तरह लौट आएंगे तो वो केवल एक जोंग बनकर रह जाएगी। बिना कुछ कहे वान वहां से चला जाता है। बाद में वे तीनों मीहो के घर लौटते हैं। जब वान ठंडे स्वर में उसे बताता है कि वो कुछ समय के लिए नहीं रहेगा तो मीहो दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। उसी समय जंगल में गंगन अपनी शक्ति का उपयोग कर एक विशाल दानव को बुलाता है, जिसे सोयाई राक्षस कहा जाता है।
अपनी चमकती तलवार के माध्यम से वान तुरंत आने वाले खतरे को महसूस कर लेता है।